जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि अगर दो जो जैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर तीन बॉडी ले ली। अब तीन बॉडी में क्या है कि अगर दो बॉडियाँ अलग अलग एक दूसरे से क्या है तापीय साम्यावस्था पे हैं, तो हमारी हम कह सकते हैं कि जो दो बॉडियाँ वो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से तापीय साम्यावस्था पे ऑलरेडी होंगी। जैसे कहने का मतलब है S1 S3 के साथ क्या है तापीय साम्यावस्था पे है, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, और S1 S2 के साथ भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो S3 और S2 भी क्या होगी, तापीय साम्यावस्था पे ही होगी। मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वो इनका पहले से ही ऑलरेडी होगा, हमें इसे प्रूव करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। तो यही हमारा शून्यता का नियम होता है, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा भी है, जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो दोनों निकाय आपस में भी तापीय साम्यावस्था मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, सही। अब यहाँ पर इस चीज़ को हमने थोड़ा एलेबरेट कर दिया है, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और वरना मैंने जितना बताया उतना ही ध्यान रखना कि S1 S2 के साथ अगर तापीय साम्यावस्था में और S1 S3 के भी साथ अगर तापीय साम्यावस्था में, तो S2 S3 भी तो हमारी तापीय साम्यावस्था में ऑलरेडी होगी, सही है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि इसका यूज़ कहाँ पर है। तो यूज़ क्या होता है हम लोगों का, ये सारा का सारा सबसे ज़्यादा रिलेटेड किससे है, आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर को ही हम नापने का आधार बनाया गया है इसी को। तो जितने भी तुम्हारे थर्मोमीटर्स हैं टेम्परेचर मापने के, वो सभी किससे रिलेटेड हैं, तुम्हारे शून्यता के नियम से, मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं, ओके। उसी के बेसिस पे बनाए गए हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो भाई सभी ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जीरोथ लॉ कहाँ से, जीरोथ लॉ इसका नाम क्यों पड़ा था, जीरोथ लॉ इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो नियम था वो हमारा बाद में आया था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आने के बाद आया था, तो इसलिए उसके नाम, अब फर्स्ट लॉ पहले से ही दे चुके थे और सेकंड लॉ भी पहले से दे चुके थे, अब इसके लिए उन्हें आगे रखना था तो इन्होंने इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया था, ओके। तो इसीलिए इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रथम लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई सभी ने पढ़ा है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो एक तरीके से हमारा किसका रूप है, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, जिसे आप लोग कहते हो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो वो उसका ही एक स्पेशल फॉर्म है, सही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसमें सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं neither energy is destroyed and neither energy is created, it only the converted from one form to the another form only, okay। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी चीज़ देख रहे हैं वो सब क्या है, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व रह रही है। जब एनर्जी कंजर्व रह रही है, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते होंगे, जैसे कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पर अब जैसे डिजायर्ड हमें चाहिए होती है उसमें चेंज ना होकर वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है बीच में। तो यहाँ पर मतलब इसका ये नहीं है कि एनर्जी हमारी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक उसमें मतलब जिस जो हमें डिजायर्ड थी उसमें ना मिलकर किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में हमें वो प्राप्त हो जाती है। जैसे आप एक गेंद लीजिए, अब उस गेंद को आप क्या करते हैं, आप अभी वो स्थैतिक में स्टैटिक पोजीशन में रखी हुई है, अब उसे हम लोग जैसे ही कोई वेलोसिटी देते हैं और वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मूव करना स्टार्ट होगी तो वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पर वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन फोर्सेस लगने लगेंगे। अब जब फ्रैक्शन फोर्स लगने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में खर्च हो जाएगी, थोड़ी हमारे फ्रैक्शन फोर्स को, मतलब फ्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में भी मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगी। तो वहाँ पर हमारी क्या हुआ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो दो तरीके की एनर्जी में चेंज हो गई, जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन एनर्जी में, ओके। तो इस तरीके से वो चेंज हो जाती है, ना कि वहाँ पर लॉस होती है। तो लॉस नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, हम किसी बिलगत निकाय के सभी रूपों में संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है, मतलब जो W होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो किसी साइकिल की, अगर कोई साइकिल की बात की जाए तो उस साइकिल में क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, उसके उस साइकिल में जो हीट दी जाती है, हीट एनर्जी दी जाती है या ली जाती है, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जैसे साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है जे, उसे नेतांक कौन कह देते हैं, उस नेतांक का मान हम लोग 1 न्यूटन मीटर प्रति जूल मान लेते हैं, 1 न्यूटन प्रति मीटर
जूल मानते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए साइकिल के लिए फॉर्मूला है। ओके, किसी साइकिल के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसी जगह पे कि हम क्लोज सिस्टम के लिए अंडरगोए साइकिल तो हम लोग बात कर लेते हैं डी क्यू इजल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, ये हमारा क्लोज सिस्टम है। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल के लिए यहाँ पर देखो हर चीज़ अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा हमारी किस में यूज़ होती हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वो उसमें यूज़ होंगी, क्योंकि मैं वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत चीज़ें बता रहा हूँ और वही पॉइंट बताऊँगा जो हम लोगों के ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आते हैं। ओके, मैं यहाँ पर अब कंपटीशन के हिसाब से मतलब तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी है वो बताने वाला हूँ आगे। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अगर डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू अगर देखा हुआ आपको दिख जाए तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो वो किसकी करेंगे, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। और दूसरी बात रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस की बात करेंगे। अब यहाँ पर क्यू क्या है, हमारा हीट है, और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर वर्क है, और यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। सही है, अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है। अब एक चीज़ थोड़ा और भी है कि यहाँ पर कभी कभी आपको डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जाए, मतलब डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पर इस डी यू की जगह पे आप लोगों को कभी कभी ई लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब एनर्जी। तो इसका मतलब वो है कि यहाँ पर ई का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब हम क्या कर देते हैं, कंसीडर कर लेंगे। जब कंसीडर कर लेंगे तो हमारी एनर्जी हो जाएंगी, मतलब ई लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ वो संपूर्ण एनर्जी की बात कर रहा है, टोटल जितनी भी एनर्जी होती है। देखिए एनर्जी भी दो तरीके होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। सही है, जिसमें सेंसेबल, लेटेंट हीट, मतलब जितने भी एनर्जी हैं वो सारी कंसिडर कर ली जाती हैं, वो से हम डी यू से डिनोट करते हैं। और जो हमारी मैक्रोस्कोपिक होती हैं तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो हम लोग जब इसे कंसिडर कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी ई। सही है, डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी कंसिडर कर ली जाती है। ओके, और जैसे हम इसे निगलेक्ट मान लेंगे या फिर इसे स्थिर कह देंगे तो हमारा जो ई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को बोला जाता है, कभी कभी आप लोग ध्यान रखना। देखो मैंने क्यू और यू ई दोनों को दिखाया यहाँ पर। चलिए आप लोग डेल लगा लीजिए यहाँ पर, कन्फ्यूजन खत्म। देखिए अब इसमें और इसमें थोड़ा जो डिफरेंस था वो मैं बता चुका हूँ। ये इफ बॉडी इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट में होगी तब हमारा इसका यूज़ कर लेंगे। ओके, सही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो जब यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू आ गया तो इसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, बकडन हमारा कितना होता है, पी इंटू डी बी। यहाँ पर प्रेशर हो गया, डी बी कितना होता है, वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम हो गया, तो जो प्रेशर है वो हमारा क्या है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और बी क्या है हमारा, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो गया, वो मतलब वर्क डन है वो कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये चीज़ पूछ ली जाती है, जो वर्क डन है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का प्रोडक्ट है या फिर नहीं, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि वो हमारा दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा पी इंटू डी बी। पर ये तब कब लगाते हैं हम, पी इंटू डी बी तब लगाते हैं जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो पी डी बी में हम कन्वर्ट ना करके डब्ल्यू इजल टू हम लोग यहाँ पर डी डब्ल्यू ही लिखेंगे उसे। तो डी डब्ल्यू हमारा लिखा होगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल दोनों के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है हमारा जो डब्ल्यू है वो दो तरीके का होता है, एक तो बाउंड्री वर्क हो जाता है और एक हमारा जो वर्क होता है वह रहता है सिस्टम का। तो यहाँ पर जो बाउंड्री वर्क होता है उसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं, तब हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है पी इंटू डी बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी बी। जैसे हम इस चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी, और जो आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं उसका मतलब होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कह सकते हो उसे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस,
स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक भी कह सकते हो। तो ये हमारा किसके लिए अवेलेबल है, एक तो क्लोज्ड सिस्टम एक लेंगे, और दूसरी चीज़ क्वासी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए। सही है। तो ये हम इन दोनों के लिए बात करेंगे, तभी हम इसका P इंटू डी भी लेंगे, वरना हम अदरवाइज़ नहीं लेंगे इस तरीके से। सही है। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों एनर्जियों को मैं इधर लिख देता हूँ, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो ये कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक तुम्हारी कैनेटिक एनर्जी। भाई इन दोनों को ध्यान रखना। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, ये नाम पूछ लिए जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। ये लेटेंट हीट हो गई, जैसे लेटेंट हीट हो गई, लेटेंट हीट या फिर लेटेंट एनर्जी कहते हो। और दूसरी हो गई जैसे सेंसेबल एनर्जी होता है, सेंसेबल एनर्जी हो गई एनर्जी। तो ये जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारी एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, ये माइक्रोस्कोपिक होगी और ये मैक्रोस्कोपिक हो गई। ये दो टाइप्स की एनर्जी हो गई। अब इन दोनों का अगर समेसन लेते हैं तो इसे हम डेली कहेंगे, तो टोटल एनर्जी हम लोग इसीलिए बोला है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा अगर जैसे हमारा माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को सिर्फ कंसीडर करेंगे और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा डी ले लेंगे। सही। तो यहाँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखना कि इसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सही। अब हम बात कर लेते हैं फिर वर्क में ही, जो वर्क में अभी चल रहे थे हम लोग, तो P इंटू डी भी होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन पूछी जाती है, अगर डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी भी है तो आप लोगों को सीधे सीधे बताना होगा क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल साइकिल होगी। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा तुम्हें डिफरेंस इसीलिए दिख रहा है कि डब्लू है वो हमारा पी डी वी के बराबर रख दिया है। सही। अब पी डी वी के बराबर रखने से ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिर्फ, और ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए चेंज। अब यहाँ पर हमारा जो W होता है, मतलब वर्क डन है, वो वर्क डन किस तरीके से, तो वर्क डन अगर हमारा देखो किसी भी सिस्टम को, जो हम लोग साइन कन्वेंशन एक लेते हैं कि अगर हमारा सिस्टम के लिए वर्क डन किया जाता है, सिस्टम पर वर्क डन किया जाता है वर्क, तो हमारा क्या होता है नेगेटिव, और अगर हमारा सिस्टम से वर्क मिलता है तो हमारा क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी हम सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर जो वर्क है वो क्या है, आपका एक पाथ फंक्शन है। और इसके बाद इस चीज़ को थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, और दूसरी बात ये एक ट्रांसेंट फिनोमिना है, इट इज़ ए ट्रांसेंट फिनोमिना, ट्रांसेंट फिनोमिना फिनोमिनन है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, हमारा पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन पाथ हिस्ट्री। देखिए अब जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी जो एक आध लेक्चर हुए थे उसमें तो चलो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, अब वो मतलब जितनी भी बता रहा हूँ वो सारे की सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप लोगों का बार बार रिवाइज करने का भी काम रहेगा। सही। अब एक चीज़ और होता है कि जितने भी हमारे जो पाथ फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इट इज़ ए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखो वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के पूरे नोट्स मिल जाएं, कि आप लोगों की अगर तैयारी हो जाए तो अच्छी रहेगी। और इसके लिए ये है, मतलब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो अपडेट करता रहूँगा वीडियो बार। इसके लिए सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं तो वरना आप लोगों को पता चलना दिक्कत रहेगी। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात की जाती है कि आप लोग जो कभी कभी देखा होगा W1, आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि DW को हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते, W2 माइनस W1 इस तरीके से नहीं लिखते। सही है, 1 से 2, ये चीज़
इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। अगर पॉइंट फंक्शन